आप इस लेक्चर में नल स्पेस को कंप्यूट करने के बारे में देखोगे। तो आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो जब आपके पास ये वाली कंडीशन आती है तो आप नल स्पेस को कैलकुलेट कर सकते हो। यानी आपने नल स्पेस में उन तमाम एक्सिस को या एक्स फैक्टर को फाइंड आउट करना होता है जिसके लिए आपकी राइट हैंड साइड ज़ीरो है। तो यहाँ बेसिकली आपने उन्हीं एक्सिस के जो सोल्यूशन है उसी को ही कंप्यूट करना है। तो उसके लिए आप अब यहाँ जो कंसेप्ट देखोगे वो पिवट वेरिएबल्स, फ्री वेरिएबल्स के ये आपके क्या होते हैं। तो आप ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो को कंप्यूट करने के लिए एल्गोरिथम जो है उसको फाइंड आउट करोगे। आपको जो गिवन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो ए इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 2 4 6 8 3 6 8 है। अब इस केस में 3 रोज़ और 4 कॉलम्स गिवन है। अगर आप इसको जस्ट बाय आई देखो, कोई चीज़ अभी कंप्यूट नहीं कर रहे, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें जो आपके पास कॉलम 2 है 2 4 6, ये आपके पास कॉलम 1 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी आपके पास C1 और C2 की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। अगर आपका किसी भी प्लेन में C1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, C2 इसका मल्टीपल है, तो वो भी सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में प्रोपिगेट करेगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि आपके पास जो C2 है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपके पास डिपेंडेंट है। और इस चीज़ को हम प्रोसेस के थ्रू डिस्कवर भी करेंगे। अब अगर बाय रोज़ आप देखो तो आप बाय रोज़ ये देख सकते हो कि अगर रो 1 प्लस रो 2 करो तो रो 3 जो है वो आपके पास आ जाएगी, या रो 3 जो है वो रो 1 और रो 2 का समेशन है। तो रो 3 भी आपके पास डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और इस चीज़ को आप फाइंड आउट करोगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ऑल शुड कम आउट ऑफ एलिमिनेशन। आवर एल्गोरिदम इज़ एलिमिनेशन। इस केस में हमारा जो एल्गोरिदम है वो एलिमिनेशन है, बट एक्सटेंडेड नाउ टू द रेक्टेंगुलर केस। इससे पहले जो आपने एलिमिनेशन का मेथड देखा था वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए देखा था। अब आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए यूज़ कर रहे हो। We have to continue even if there is zeros in the pivot position. इससे पहले जो आपने एलिमिनेशन का मेथड देखा, अगर आपका उस केस में पिवट पोजीशन कभी भी ज़ीरो नहीं होती। अगर ज़ीरो हो रही थी तो हम लोगों ने रो एक्सचेंज का मेथड किया था। रो एक्सचेंज में क्या था कि आप जब रो एक्सचेंज करते थे तो उसको परमुटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपने रोज़ 1 और 2 चेंज की तो परमुटेशन P1 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह रोज़ 2 और 3 अगर एक्सचेंज की तो परमुटेशन 2 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर कोई रोज़ एक्सचेंज नहीं हो रही थी तो उस केस में आपके पास परमुटेशन मैट्रिक्स जो था वो आइडेंटिटी था। आप लोगों को मे बी याद हो इससे पहले कि PA इज इक्वल्स टू LU, जो आपने ये वाली जनरल फॉर्म लिखी थी। तो अब अगर आपकी पिवट पोजीशन में ज़ीरो भी आ रहा है तो भी आप कंटिन्यू रखोगे। अब आपने सॉल्व क्या करना है ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए बाय एलिमिनेशन। सो नॉट चेंजिंग द नल स्पेस, बिकॉज आप राइट हैंड साइड को इज इक्वल्स टू ज़ीरो ही रख रहे हो तो आप नल स्पेस को चेंज नहीं कर रहे, एंड एक्चुअली यू आर चेंजिंग द कॉलम स्पेस। गिवन मैट्रिक्स ए में आपके पास जो पहला पिवट है वो आपके पास 1 है। ठीक है, अब इसको इसकी जो नीचे आपके पास नंबर्स होते हैं ये 2 1 पोजीशन और 3 1 पोजीशन, ये आपके पास ज़ीरोज़ होती हैं। तो यहाँ आप इसको ज़ीरो करने के लिए जो रो 2 है, रो 2 से -2 और 1 इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी रो 1 को
2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसको रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप 2 माइनस 2 करोगे तो 0, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 तो आपके पास 4 आ जाएगा। इस तरह आप इस जो आपके पास थर्ड रो है इस जगह 3 1 पोजीशन को ज़ीरो करने के लिए आप इस केस में क्या कर सकते हो कि इस रो 3 माइनस 3R1 ये वाला एलिमिनेशन मेथड करो, सॉरी एलिमिनेशन प्रोसीजर करो। तो आपका जो यहाँ स्टेप होगा वो R3 माइनस 3R1, तो ये पोजीशन आपके पास 0 0 आएंगी और यहाँ आपके पास 8 माइनस 6 2 आएगा, 10 माइनस 6 आपके पास 4 आ जाएगी। जब इससे पहले आप देखते थे तो ये वाली आपके पास जो थी वो पिवट पोजीशन होती थी, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो थी तो आप रो को एक्सचेंज करते हो, तो यहाँ आप इससे बिलो वाली रो में देखोगे तो वो भी यहाँ ज़ीरो है एंड ड्यू टू दिस ज़ीरो नो रो एक्सचेंज। अब अगर सेकंड पिवट आपके पास ज़ीरो आ रहा है तो यहाँ से आप ये कंक्लूड करोगे कि सेकंड कॉलम आपका फर्स्ट कॉलम पर डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? अगर आपके पास सेकंड पिवट ज़ीरो है तो उसका कंक्लूजन ये होगा कि आपका जो सेकंड कॉलम है वो C1 पर डिपेंडेंट है और यहाँ से आपने जस्ट जब बगैर किसी प्रोसीजर के इसको देखा था तो आपने यही कहा था कि इसमें C1 और C2 की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, लेकिन एलिमिनेशन के स्टेप्स के थ्रू जब आपके पास सेकंड पिवट ज़ीरो आया तो भी आपके पास कंक्लूजन यही आया। अब इस केस में आप पिवट्स को किस तरह लोगे? आप इसकी एशेलॉन फॉर्म लोगे। एशेलॉन फॉर्म क्या होती है कि ये स्टेयर केस फॉर्म है और इस केस में आप ये वाला स्टेयर देन ये वाला स्टेयर, तो जो पिवट होगा फर्स्ट पिवट आपके पास 1, इस तरह सेकंड पिवट आपके पास 2। अगर यहाँ भी कोई नंबर होता और ये वाली रो आपके पास 0 नहीं होती तो ये वाला स्टेयर इस तरह मूव करना था, तो ये आपके पास थर्ड पिवट होना था, लेकिन यहाँ 0 है तो आपने यहाँ आपका थर्ड पिवट नहीं है और इसी जगह ही आप इस रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सॉरी, रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप रो 3 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास रो 3 जो आ जाएगी वो ऑल ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब ये वाली रो जब आपके पास ज़ीरोज़ आई, अब ये ज़ीरो इसलिए आई कि आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स था उससे आपने ये चीज़ देखी थी कि रो 3 आपकी रो 1 और रो 2 पर डिपेंडेंट थी। ये आप रो 1 प्लस रो 2 करोगे तो आपके पास रो 3 आ जाएगी। ऐसे ही था। तो एलिमिनेशन स्टेप्स के थ्रू भी आपने ये चीज़ फाइंड आउट की कि ये आपकी तमाम रो जो है ज़ीरो हो गई। इट मीन्स कि ये वाली रो जो थी वो आपकी डिपेंडेंट थी। अब इस केस में 1 पिवट आपके पास ये वाला है 1, सेकंड पिवट 2, तो आपके पास जो पिवट्स कॉलम है वो 2 पिवट्स कॉलम्स हैं। 1 इज़ दिस वन एंड सेकंड पिवट कॉलम इज़ दिस वन और 2 आपके पास फ्री कॉलम्स हैं, ये जिनको आप पिवट्स कॉलम नहीं कॉल कर रहे हो
जिनमें पिवट पोजीशन नहीं एग्जिस्ट कर रही, ये वाला और ये वाले जो हैं ये आपके पास फ्री कॉलम्स हैं। और ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इसको आप एशिलॉन फॉर्म कहोगे। और रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इसमें क्या है 2, जितने नंबर ऑफ पिवट्स होंगे, अगर नंबर ऑफ पिवट्स 2 थे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो 2 होगा। अब ये वाली जो आपकी फॉर्म ए से रिड्यूस होकर यू वाली फॉर्म में रिड्यूस हो गई, ऐसी है जिस तरह आप लोगों ने पहले जब फैक्टराइजेशन का मेथड किया था तो आप ए मैट्रिक्स को एल यू में फैक्टराइज करते थे। तो ये आपके पास यू मैट्रिक्स है और यहाँ आपने अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जिस तरह आपने इन 2 कॉलम्स को, जो आपके सेकंड कॉलम और 4th कॉलम था, इसको आपने फ्री कॉलम कॉल किया। अब इसको आप फ्री कॉलम क्यों कॉल कर रहे हो? बिकॉज वी कैन असाइन एनी नंबर फ्रीली टू दोज वेरिएबल्स। वही आपके पास जो कॉलम C2 और C4, तो यहाँ जो आपके पास x1, x2, x3, x4 आएगा, आपने इस चीज़ को मेमोरी में हमेशा रखना है कि आपने इस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, इस सॉल्यूशन को 0 के इक्वल फाइंड आउट करना है। अब जितने आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं उतने ही अननोन वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 हैं, तो आप अननोन वेरिएबल्स जो x1, x2, x3, x4 आएंगे वो आपके पास 4 वेरिएबल्स होंगे। अगर आपके पास फ्री जो कॉलम्स हैं वो C2 और C4 हैं, तो फ्री वेरिएबल्स जो होंगे वो x2 और आपके पास x4 होंगे। आप लोगों को याद होगा कि जब हम बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो ये वाला कॉलम अगर यहाँ आपके पास x1, x2, x3, x4 वाला वेक्टर हो तो फर्स्ट कॉलम x1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस सेकंड कॉलम x2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस थर्ड कॉलम x3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस फोर्थ कॉलम जो है वो आपका x4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आप x2 और x4 को कोई भी नंबर फ्रीली असाइन कर सकते हो। यहाँ आपके पास जो पिवट्स कॉलम्स थे वो C1 और C3 थे, ऐसे ही था। तो आपने सॉल्व इक्वेशंस को x1 और x3 के लिए ही करना है। x2 और x4 आपके पास फ्री वेरिएबल्स थे, आपने किसी भी एक वेरिएबल को 1 असाइन कर दिया, किसी भी एक को 0 कर दिया। आप फ्रीली कोई भी नंबर असाइन कर सकते हो। अब जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स ये वाला था, इससे आप इक्वेशंस लिखोगे। इक्वेशंस आपके पास क्या आएंगी? ये वाली आपकी रो पूरी 0 है। अब यहाँ आपके पास x2 x3 प्लस 4x4 इज इक्वल्स टू 0, x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4 इज इक्वल्स टू 0। तो वही चीज़ आपने ये दोनों इक्वेशंस लिखी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू आप बैक सब्स्टिट्यूशन के मेथड से x1 और x3 वेरिएबल्स जो आपके पिवट वेरिएबल्स हैं उनको फाइंड आउट करोगे। और आपके पास जो ये वाला वेक्टर आ रहा है ये वाला आपका नल स्पेस में होगा, ठीक है ना। दिस इज़ अ वेक्टर इन द नल स्पेस। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर आप एक्सिस को फाइंड आउट करते हो नल स्पेस के लिए, Ax इज इक्वल्स टू 0 के लिए ऑलवेज एक्सिस को फाइंड आउट करते हो। आपने यहाँ x2 जो था वो 1 की इक्वल एज्यूम किया था और x3 जो x4 आपने 0 की इक्वल एज्यूम किया था। तो x2 आपके पास 1 होगा, x4 आपके पास 0 होगा। आप यहाँ x4 को पुट करोगे तो आपके पास x2 की वैल्यू, अगर यहाँ आप इसको 0 पुट करते हो तो
3 जो है वो भी 0 आ जाएगा। आपने वही यहाँ x3 0 लिखा। उसके बाद इस केस में x2 आपके पास 1 था, x3 0, x4 0, तो आपके पास x1 -2 की इक्वल आ जाएगा। आपने वही -2 इस जगह लिखा। अब इस वाले वेक्टर से आपने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि -2c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 कॉलम। यानी अगर आप इस वाले कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई करते हो और इस वाले कॉलम को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इससे ये कंक्लूजन भी देख सकते हो, C2 इज़ ट्वाइस एज बिगर एज द C1। अब यहाँ आपने C इसलिए लिखा कि कोई भी मल्टीपल भी अगर ले लोगे तो भी आपके पास सॉल्यूशन जो है वो 0 के इक्वल ही आएगा। So x could be any multiple of C, and this x describes a line, an infinitely long line in 4-dimensional space। जो अब आपने जो फ्री वेरिएबल्स थे उसमें पहले x जो आपका 2 वेरिएबल था उसको आपने 1 एज्यूम किया था और x4 को 0 एज्यूम किया था। अब आप क्या करोगे कि चॉइस को चेंज करोगे। अगर यहाँ आपने पहले 1 एज्यूम किया, इस जगह 0 एज्यूम किया, अब आप x2 को 0 एज्यूम करोगे और x4 को 1 एज्यूम करोगे। आपने जो फाइंड आउट करने होते हैं अदर चॉइसेस फॉर जो आपकी नल स्पेस आ रही है, उसके लिए आप ऑलवेज फ्री वेरिएबल को एक टाइम में 1 रखते हो। तो यहाँ आपके पास अगर इस जगह 0 रखते हो, इस जगह 1 रखोगे, जो आपकी इक्वेशंस आ रही थी ये वाली इक्वेशंस, इनमें सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर आप x4 को 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास x3 जो है वो -2 की इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही होगा। इस तरह अगर आप इसमें इस इक्वेशन में x2, x3 और x4 की वैल्यूज़ को पुट कर दो। x4 की वैल्यू आपके पास 1 है, x3 की वैल्यू आपके पास -2 और x2 की वैल्यू आपके पास 0 है, तो आपके पास x1 जो आ जाएगा वो +2 आ जाएगा। अब आप इसमें भी इसका कोई भी मल्टीपल ले लोगे d। अब आप यहाँ अगर इस इक्वेशन को देखो तो आप इससे चीज़ ये फाइंड आउट कर लोगे कि अगर आप कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कॉलम 3 को -2 से और कॉलम 4 को 1 से, तो आपके पास 0 कॉलम्स की इक्वल आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड जो है वो 0 की इक्वल हो जाएगी। और यहाँ डी के लिए क्या चीज़ लिखी है, मल्टीपल ऑफ दिस एक्स इज इन द नल स्पेस एंड नल स्पेस इज लाइन ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस, और वेदर से ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड यू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आपने जो एल्गोरिदम इसके लिए किया इन एक्सिस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, वो चीज़ यहाँ डिस्क्राइब की हुई है कि आपने you did elimination, decide which are the pivot columns and which are the free columns। आपके केस में जो pivot columns थे वो 1 and 3 जो थे वो pivot columns थे, 2 and 4 जो थे वो free columns थे, and tells that variables 1, यानी जो आपके free columns थे उनमें से आप एक टाइम एक को 1 लेते हो, and 3 are pivot variables and 2 and 4 are
1 and 3 are pivot variables and 2 and 4 are free variables, and those are free variables you assign one of them the value 1 and others the value 0 and complete the solution, and you give the other one the value 1 and complete the solution. आप एक टाइम में वन फ्री वेरिएबल को 1 असाइन करते हो, वैल्यू 1 असाइन करते हो, और बाकी तमाम फ्री वेरिएबल्स को 0 कर देते हो और सोल्यूशन को कंप्लीट करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप सेकंड फ्री वेरिएबल को 1 कर दोगे, बाकी तमाम को 0 कर दोगे और सोल्यूशन को कंप्लीट करोगे। आपके पास फ्री वेरिएबल्स ओनली 2 थे, तो एक टाइम में आपने ओनली 1 वेरिएबल को 1 करना है और बाकी तमाम फ्री वेरिएबल्स को 0 करना है। फिर अगेन एक फ्री वेरिएबल को आप 1 करोगे, बाकी तमाम फ्री वेरिएबल्स को 0 करोगे और इन तमाम प्रोसीजर्स के लिए जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। We found another vector in null space, so what will be the whole null space? ठीक है, आपने null space के लिए 2 वेक्टर्स फाइंड आउट किए। एक वेक्टर आपके पास ये वाला था और सेकंड वेक्टर आपके पास ये वाला था। इस केस में आपने इस फ्री वेरिएबल को 1 किया था और बाकी आपके पास फ्री वेरिएबल ओनली दिस 1 था, तो ये आपके पास 0 था। अगर 3 to 4 फ्री वेरिएबल्स होंगे तो वो बाकी तमाम ज़ीरोज़ होंगे। इस तरह इस केस में आपने इस फ्री वेरिएबल को 1 किया और ये वाला जो फ्री वेरिएबल है ये 0 रहा। तो ये 2 सॉल्यूशंस आए, तो आपके पास होल नल स्पेस क्या होगी? What are all solutions to Ax is equals to 0? The above 2 are special solutions. We call them special solutions because we gave special numbers to free variables, value 1 and 0 for free variables. इसलिए आप इनको special जो solutions हैं वो कॉल करते हो। Null space contains exactly all the combination of the special solutions, one for every free variable. और जितने आपके पास नंबर ऑफ पिवट वेरिएबल्स होंगे उतने ही आपके पास मैट्रिक्स ए का रैंक होगा। इस केस में आपके पास रैंक 2 था। अगर m/n का मैट्रिक्स है तो n-r, यहाँ n जो थे आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स वो 4 थे। 4-2 जो है आपके पास फ्री वेरिएबल्स हैं, यानी आपके पास 2 ही पिवट वेरिएबल्स थे और 2 ही फ्री वेरिएबल्स थे। अगर जस्ट आपको मैट्रिक्स गिवन हो तो आप उससे रैंक और फ्री वेरिएबल्स को डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। और जितने आपके पास रैंक्स होंगे उतनी ही इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगी। यहाँ आपके पास रैंक 2 था तो 2 ही आपके पास ये वाली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, जितना रैंक होगा उतनी ही आपके पास इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आएंगी।